मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र योगिंदर सिंह आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों आज हम बात करते हैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियंत्रक संस्थाएं जो बोर्ड्स बना रखे हैं उनके संबंध में। मित्रों देखिए, इसके लिए एक तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का गठन किया गया है और इन्हीं एक्ट्स के अधीन सीपीसीबी की गाइडलाइंस के तहत हरियाणा में भी एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापित किया गया है जिसको हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है और ये अपने द्वारा बनाए गए नियम, सीपीसीबी के नियम और जो भी वायु प्रदूषण कानून है उसके तहत जो भी प्रोविजंस होते हैं उनके तहत जो है ये कार्य करता है और विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न संगठनों को, विभिन्न इंडस्ट्रियल सेटअप्स को उनको चलाने के लिए परमिशन देता है, उनको लगाने के लिए परमिशन देता है। कुछ ऐसे संस्थाएं भी हैं या कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियल सेटअप भी है जिनको हमारे हरियाणा में लगाने की अनुमति नहीं है। वो उसके संबंध में सारे दिशा निर्देश जो है इन्होंने बना रखे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो इन्होंने अपनी गाइडलाइंस बना रखी है उसके तहत हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यतः 5 प्रकार की कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, जिसमें सबसे पहले आती है रेड कैटेगरी जो सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, चाहे वो वाटर को लेके है चाहे वो एयर को लेके है। जो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसको रेड कैटेगरी में इन्होंने रखा गया है। उससे जो निचले स्तर पे आती है उसको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया गया है। इसके बाद आती है ग्रीन कैटेगरी जो कम प्रदूषण वाली इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उनको ग्रीन कैटेगरी में शामिल किया गया है। उसके बाद आती है वाइट कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी जिसमें आपको सिर्फ कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। इसमें आपको बोर्ड से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी बैंकिंग के लिए या किसी अन्य पर्पज के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है तो इसमें एक एग्जम्पशन लेटर इशू कर दिया जाता है कि इनको इस प्रकार हमारे बोर्ड से कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो प्रदूषण को, किसी भी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अपने यहाँ पे हर प्रकार के कार्य करेंगे और हर प्रकार से प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कंडीशन के साथ एक एग्जम्पशन लेटर ये इशू बोर्ड्स और इनकी अथॉरिटीज इशू कर देती हैं। लेकिन जो ग्रीन कैटेगरी है उसके लिए ये पहले आवश्यक नहीं था, लेकिन अब ये आवश्यक कर दिया गया है कि वो भी परमिशन लेंगे। और रेड और ऑरेंज कैटेगरी को तो ये मैंडेटरी है ही है, यानी कि अब 3 कैटेगरी हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जिनको ये अति आवश्यक है कि वो पोल्यूशन विभाग से अगर नया संस्थान लगने वाला है तो लगाने की परमिशन, फिर चलाने की परमिशन, और अगर कोई ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है तो उसको चलाने की परमिशन वो लें। मित्रों 2 प्रकार की इसमें कंसेंट ये प्रदान करते हैं। पहली को बोलते हैं सीटीई यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिश। जो नया संस्थान होता है जो अभी लगा नहीं है उसको लगाने के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेना पड़ता है। दूसरी परमिशन होती है कंसेंट टू ऑपरेट, यानी कि जो आपने संस्थान लगा लिया है उसको आपको चलाने की परमिशन लेनी पड़ती है। ये कंसेंट टू ऑपरेट सामान्यतः 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए दिया जाता है।
और इसकी एक्सपायरी के 90 दिन से पहले पहले आपको कंसेंट टू ऑपरेट की परमिशन लेनी पड़ती है। और जो रेड कैटेगरी में फॉल करती है यूनिट्स या इंडस्ट्रीज, उनके लिए 5 साल की कंसेंट टू ऑपरेट का प्रोविजन रखा गया है कि वो 5 साल के लिए अधिकतम कंसेंट टू ऑपरेट की परमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो ऑरेंज कैटेगरी में फॉल करती हैं, उनके लिए 10 साल का पीरियड बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है कि वो 10 साल के लिए अधिकतम परमिशन ले सकती हैं। वो 10 साल से कम भी ले सकती हैं, लेकिन अधिकतम जो है वो 10 साल के लिए ले सकती हैं। इसी प्रकार से अधिकतम रेड कैटेगरी में 5 साल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन कैटेगरी की। तो ग्रीन कैटेगरी में जो यूनिट्स फॉल करती हैं, वो अधिकतम 15 साल के लिए परमिशन ले सकते हैं। अब फिर दोबारा से हम बात करते हैं रेड कैटेगरी की। तो रेड कैटेगरी में जो कंसेंट टू ऑपरेट आपको दी जाती है, वो 30 सितंबर तक लागू होती है। यानी आपने अगर 10 साल के लिए ली है तो 10वें साल में वो 30 सितंबर को एक्सपायर हो जानी है। और उसको एक्सपायर होने से 90 दिन पहले आपको उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। यानी कि रेड कैटेगरी में अगर आपकी यूनिट फॉल करती है और 30 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होना है, तो यानी कि 30 जून से पहले पहले आपको रिन्यूअल के लिए उसके लिए अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आती है ऑरेंज कैटेगरी। ऑरेंज कैटेगरी में जो यूनिट फॉल करती है, उसके लिए अगर हमने कोई परमिशन कंसेंट टू ऑपरेट की ली है, तो वो हमारी मैक्सिमम मार्च तक वैलिड होती है। मतलब जिस भी साल में वो खत्म होएगी तो वो मार्च तक वैलिड होगी, यानी 31 मार्च तक वो वैलिड होगी। और इसके लिए रिन्यूअल के लिए हमें 31 दिसंबर तक ही उसको अप्लाई करना आवश्यक है। और जो ग्रीन कैटेगरी में फॉल करती है, वो 31 दिसंबर तक वैलिड होती है और उसके लिए हमें 30 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर देना पड़ता है। लेकिन मित्रों, मान लीजिए कोई यूनिट जो है वो अपनी कंसेंट टू ऑपरेट को रिन्यूअल के लिए ध्यान नहीं देता, या किसी कारण से उससे स्किप हो जाती है और वो 90 दिन पहले इसको अप्लाई नहीं कर पाता, तो फिर उसके लिए क्या प्रोविजन है, अब उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। कि अगर वो 90 दिन से पहले पहले रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देता है, तो उस अवस्था में उसको कोई एक्स्ट्रा फीस कंसेंट के लिए नहीं देनी पड़ती, यानी उस पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी खत्म होने से 60 दिन और 90 दिन के बीच का पीरियड, यानी 90 दिन के बाद यानी 60 दिन से पहले पहले अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में आपको 50% एक्स्ट्रा फीस के रूप में, यानी पेनल्टी के रूप में पे करनी पड़ती है। और अगर आप इसको 30 से 60 दिन पहले, वैलिडिटी से 30 से 60 दिन पहले अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको 100% अधिक फीस कंसेंट की पे करनी पड़ती है। यानी कि 1 साल की अलग से आपको फीस पेनल्टी के रूप में पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसको 30 से 60 दिन के बीच में भी अप्लाई नहीं करते, तो उसके बाद आपको वैलिडिटी के 1 दिन से लेकर, जब तक वो वैलिड है तब से लेकर 30 दिन के बीच बीच में अगर आप अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में आपको 200% एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में फीस देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उस समय भी चूक जाते हैं और आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, मान लीजिए जैसे ऑरेंज कैटेगरी की 31 मार्च तक अप्लाई करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक्सपायरी के बाद 300% लेट फीस आपसे चार्ज की जाएगी। और अगर बोर्ड चाहेगा तो वो आपसे इसके बारे में आपको एनवायरमेंट कंपनसेशन भी आपसे चार्ज कर सकता है। भाई, विदाउट वैलिड सीटीओ के आपने अपने संस्थान को किस प्रकार चलाया, इसके बारे में आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और रिन्यूअल के लिए कम से कम 300% लेट फीस तो आपसे चार्ज की ही जाएगी। अतः मित्रों,
इन बातों का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि, ये एक्स्ट्रा फीस के रूप में जो पेनल्टी है या आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, वो इस अवस्था में आप ना पहुंचे। इसके लिए आप इसको टाइमली 90 दिन पहले अपनी जिस कैटेगरी में आपकी इंडस्ट्री फॉल करती है 90 दिन पहले पहले आप जो है इसको अप्लाई कर दें। और इस समय अगर किसी की ऑरेंज कैटेगरी में है और 2026 मार्च 31 मार्च 2026 तक उसकी वैलिड है कंसेंट टू ऑपरेट, तो उसके लिए 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। उसके बाद आपके ऊपर फिर पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले ऑरेंज कैटेगरी की यूनिट्स सारे रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें। और अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो हमारा नंबर नोट कर ले, हमसे संपर्क करे, हम आपकी परेशानी का समाधान आपको बता देंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9050 999 096। धन्यवाद।